लेकिन राहुल गांधी भी आजकल अलग अलग रंगों के बयान दे रहे हैं ब्रिटेन में जाकर। राहुल गांधी ने अपने एक नए बयान में कहा है कि भारत में संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। पहली बात तो ये कि अपोजिशन का काम क्या है? गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना ना। मान लो किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक डिक्लाइन हो रहा है एक रीज़न या दूसरे रीज़न की वजह से, तो अपोजिशन का काम तो है ना कि उसको बताना डेमोक्रेसी ख़त्म हो रहा है किसी भी कंट्री में। अब सुधीर चौधरी तो प्रॉब्लम बताएगा नहीं इंडियन डेमोक्रेसी के साथ क्या क्या है। डिफेंड करने के लिए सबसे आगे खड़े हो जाते हैं ये गवर्नमेंट को, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा ये लोग कैसे डिफेंड करते हैं और क्या क्या चीज़ छुपाते हैं लोगों से। तो राहुल गांधी फॉरेन जर्नलिस्ट लोग को ही बताएगा ना क्या क्या प्रॉब्लम है। जो लोग किसी न्यूट्रल पार्टी को ही अपना प्रॉब्लम बताएगा ना उसका गवर्नमेंट का क्या क्या प्रॉब्लम है। जिन जर्नलिस्ट लोग को अपोजिशन को क्रिटिसाइज करने से, गवर्नमेंट को बचाने से प्राइम टाइम पे शो मिलता है क्या इंडिया के सबसे ज़्यादा बिगेस्ट चैनल पे, उनको तो नहीं बताएगा ना प्रॉब्लम, या वो तो सुनेंगे भी नहीं, वो डिफेंड करेंगे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को। राहुल गांधी ने अपने इस नए बयान में भारत और भारत के लोकतंत्र को लेकर 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। देश की सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस का नियंत्रण है। कैसे डेमोक्रेसी का डिक्लाइन नहीं हुआ है इंडिया में, मेरे को ये बताओ। डेमोक्रेसी का बेसिक टेनेट क्या है? ये क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि 18 साल से ऊपर के जो एडल्ट हैं वो और जो चाहे वोट करना वो वोट कर सकते हैं। ये मेन है ना डेमोक्रेसी का, ताकि सारे लोग एडल्ट्स को जो 18 साल से ऊपर है उनको इक्वल पावर हो अपने ऊपर का गवर्नमेंट डिसाइड करने में। एक इंसान के पास एक वोट हो ताकि वो पावर को कंट्रोल कर सके और इक्वालिटी हो। अब एक चीज़ आया था 2017 में इंडिया में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसको बीजेपी गवर्नमेंट लाई थी। इसमें अनोनिमसली कोई भी मेजर कॉरपोरेशन या इंडिविजुअल या बिजनेस पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट कर सकता है एसबीआई से बॉन्ड खरीद के। अब ये बॉन्ड बहुत मल्टीपल में खरीद सकते थे, जैसे 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ के मल्टीपल में बॉन्ड खरीद सकते थे एसबीआई बैंक से, ताकि अपने पसंदीदा पार्टी को डोनेट कर सको। अब इससे क्या होता है? जो लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, जो कॉरपोरेशन के पास ज़्यादा पैसा है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट कर सकती है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एक हर सारे एडल्ट के पास इक्वल पावर, इक्वालिटी होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट, इक्वल पावर होना चाहिए, वही वायलेट हो गया। रिच लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवर्नमेंट को। आधा डेमोक्रेसी तो यहीं उड़ गया। अब आगे बताता हूँ इसमें और क्या क्या दिक्कत है। पॉलिटिकल पावर में इक्वालिटी को तो वैसे ही ख़त्म कर दिया ये लॉ। अब कुछ कंट्री में कम से कम पता चल जाता है कि कौन डोनेट कर रहा है, कौन से पार्टी को डोनेट कर रहा है, कितना अमाउंट डोनेट कर रहा है। यहाँ तो वो भी नहीं पता चलता। 2017 के पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बताना पड़ता था कि कौन सा डोनेट किया, उसको कितना डोनेट किया, कौन सा इंडिविजुअल, कौन सा कंपनी। अब वो भी नहीं करना पड़ता। कहने के लिए अनोनिमस डोनेशन है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है। जैसे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का कहना है कि जो रूलिंग पार्टी है वो डोनर डिटेल्स ले सकती है एसबीआई से, लेकिन बाकी किसी को पता नहीं चलेगा। ना टैक्स पेयर को पता चलेगा, ना नॉर्मल सिटीजन को पता चलेगा, ना दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को पता चलेगा जो रूलिंग पार्टी नहीं है, कि कौन किसको कितना डोनेट कर रहा है। यानी बेसिकली करप्शन लीगलाइज हो गया ना। इसका क्या मतलब हुआ फिर? अब इससे किस पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो सकता है? जो रूलिंग पार्टी है ऑफ कोर्स उसी को, और हुआ भी। बीजेपी को हाईएस्ट परसेंटेज शेयर मिला इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, 5,300 करोड़ 2022 तक। कांग्रेस को सेकेंड हाईएस्ट मिला 964 करोड़, और थर्ड हाईएस्ट मिला टीएमसी पार्टी को बंगाल की 767 करोड़। अब इसमें 2 सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग बोलते हैं अरे राहुल गांधी आप में दिक्कत है, अगर आप हट जाओगे कोई और आएगा तब कांग्रेस और अच्छे से काम करेगा। अपोजिशन को इसलिए वोट नहीं मिल रहा क्योंकि अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, लोग यही बोलते हैं। लेकिन स्ट्रांग होने के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए क्या? फंडिंग। यही इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा फंडिंग। अब जिस पार्टी को ज़्यादा फंडिंग मिलेगा वही लार्ज इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाएगा, वही सबसे अच्छा स्पीच हायर कर पाएगा, उसी में सबसे ज़्यादा वर्कर होंगे, जिस वर्कर को वो फंड कर पाए उसी की सबसे बड़ी रैलियाँ होंगी, और शायद वही करप्शन भी कर पाएगा न्यूज़ चैनल वगैरह के साथ साथ। एलिजिडली खरीद सकता है वो मीडिया हाउसेस को, अपने आईटी सेल को भी फंड कर सकता है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो। तो इसमें अपोजिशन पार्टी का पावर बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू जो रूलिंग पार्टी है। चलो बाकी कंट्री में देखते हैं जहाँ पे ऐसे ही टाइप का पॉलिसीज़ है, वहाँ पे ये अमीर कॉरपोरेशन वगैरह कितना अफेक्ट कर पाता है गवर्नमेंट को। क्योंकि फिर जो लोग चाहते हैं कंट्री में वो नहीं होता है, फिर जो कॉरपोरेशन चाहता है वही होता है कंट्री में, जो बिलियनियर्स चाहते हैं वही होता है फिर कंट्री में। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह आने के बाद डेमोक्रेसी खत्म हो जाता है। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा फंडिंग मिला, जो पार्टी बिलियनियर को सपोर्ट किया, वही सबसे ज़्यादा ऐड भी चला पाता है, क्योंकि ऐड के लिए लगता है पैसा।
अब जैसे दूसरे कंट्री में दिखाता हूँ क्या क्या होता है जहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स टाइप पॉलिसीज है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा सब सोर्सेस और डिस्क्रिप्शन में भी है। ईयू में जर्मनी बस एक ऐसी ही कंट्री है जहाँ पे आउटडोर स्मोकिंग एडवर्टीजमेंट पे बैन नहीं लगा है, क्योंकि वहाँ सारे पार्टीज़ को फंड मिलता है सिगरेट कंपनी की वजह से, ऐसी पॉलिसीज़ के थ्रू, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू वहाँ कंट्री में जो है। यूएसए में भी बड़ी बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेशन, बिलियनर्स दोनों पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं। वहाँ बॉटम 50% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट डिक्रीज आया वो लोग के वेजेस में, वो लोग के वेल्थ में। कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हुआ है यूएसए में, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कॉमन लोगों का छोड़ के बिलियनर्स वगैरह का सोचे, बस कॉरपोरेशन का सोचे और वो लोग के लिए पॉलिसीज़ लाए, तो कॉरपोरेशन भी वापस फंड करेगा पार्टी को, जिस मनी का यूज़ करके वो बहुत चीज़ें कर सकती है, ऐड चला सकती है, रैली चला सकती है और वर्कर हायर कर सकती है अपने पार्टी के लिए। इसके प्रूफ में बहुत सारे रिसर्च भी आए हैं, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस रिसर्च का कहना है कि एक डायरेक्ट कोरिलेशन है बिटवीन इलेक्टोरल स्पेंडिंग एंड इलेक्टोरल सक्सेस। जिसको अमीर ज़्यादा पैसा देते हैं वही पॉलिटिकल पार्टी जीतती है। यूएस में ये सब पॉलिसीज़ का और भी स्टडी हुआ है, तो एक वहाँ का एग्जांपल दिखाता हूँ स्क्रीन पे। सेनेट हुआ यूएस का अपर हाउस, जैसे यहाँ का राज्यसभा है, और हाउस हुआ मतलब यहाँ का लोअर हाउस, जैसे कि लोकसभा है। अब सेनेट इलेक्शंस में, यानी वहाँ के राज्यसभा में, जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है अपने कैंपेन में, 80% ऑफ द टाइम लगभग वही जीतता है। और हाउस में नंबर 90% के करीब है। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह, जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा है वो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इलेक्शंस में। लोगों को जो सराउंडिंग में ऐड दिखेगा, जो न्यूज़ पे चलेगा, जो आईटी सेल के वर्कर बोलेंगे, लोग भी तो वहीं सुनेंगे ना। वो लोग को कहीं आसमान से तो आके कोई नहीं बताएगा असलियत में क्या हो रहा है। जिसका बिलबोर्ड दिखता है, जिसको टीवी में देखते हैं, वही उसी को वोट दे देते हैं। डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाता है ना इसमें। जो कॉरपोरेशन, जो बिलियनर चाहते हैं फिर वही होता है। जनरली जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा होता है वही जीतती है। अब थोड़ा बहुत अपोजिशन अपने में अच्छा कर सकता है, लेकिन ऑड्स उसके वेरी अगेंस्ट है। क्या ही कर लेगा दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जब जो गवर्नमेंट इन पावर है उसके पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेस है। अब जैसे इंडिया में क्या पॉलिसीज़ लाई रूलिंग पार्टी बिलियनर्स के लिए, अमीरों के लिए, मैं बताता हूँ। अब इंडिया में जो टैक्सेस बिग बिजनेसेस पे लगते थे, कॉर्पोरेट्स वगैरह पे, उसको 30 से काट कर 22% कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट। इस ग्राफ से दिख ही रहा होगा कॉर्पोरेशन टैक्स में कितना कमी आया था, और नॉर्मल लोगों के इनकम से ज़्यादा है फिर वो। या फिर जो जीएसटी वगैरह है जो हर सामान में लगता है, पेट्रोल है जो हर इंसान को यूज़ करना पड़ता है, उससे टैक्स आता है। टैक्स लगने लगता है कॉमन लोगों पे, वर्किंग क्लास पे, जबकि लगना चाहिए रिच लोगों पे। अब अमीर लोगों से रेवेन्यू हटाएगा तो नॉर्मल वर्किंग क्लास लोगों पे ही लगाएगा ना ज़्यादा टैक्स। इसी साल बजट में तो जो लोग 5 करोड़ से ऊपर कमाते हैं उनका इंडिविजुअल इनकम टैक्स लगभग 43% से घटा के 39% कर लिया, और कॉमन लोगों में कहीं और टैक्स बढ़ा देगा। फिर ये लोग बोलता है कि डेप्ट बढ़ रहा है, डेफिसिट मेंटेन करना है। अरे रिवेन्यू क्यों कम कर रहे हो यार? फिर क्योंकि ये लोग को इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिल रहा है, ये लोग को इलेक्शन जीतना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स उठा के, इसलिए कर रहे हैं ये सब डेमोक्रेसी है। जो बिलियनर्स चाहते हैं वही होता है, अमीरों का राज है, घंटा डेमोक्रेसी है। लेकिन सुधीर चौधरी लोग वगैरह ये सब कभी मेंशन नहीं करेंगे, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नाम ही नहीं लेगा। नाम भी लेगा तो पता नहीं किसी तरीके से सपोर्ट ही करेगा, क्योंकि ये लोग कॉमन लोगों के लिए नहीं, ये लोग बिलियनर्स के लिए बोलते हैं। ये लोग रूलिंग पार्टी को सर्व करने के लिए बैठे हैं। अगर नहीं सर्व करना चाहते तो इस पे तो बोलते ही ना, इतने बड़े इशू पे जिससे डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है, लेकिन नहीं। राहुल गांधी के हर स्पीच को निटपिक करना है ये लोग को। 1:1 का एनालॉजी क्यों नहीं दिया वो जानना है ये लोग को। तीसरी बात, उन्होंने भारत और चीन के बीच जारी LAC विवाद की तुलना रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से की है। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह रशिया यूक्रेन और पश्चिमी देशों के रिश्तों को स्वीकार नहीं करता, ठीक उसी तरह चीन को भी भारत और अमेरिका के रिश्तों से आपत्ति है, और इसीलिए उसने LAC पर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। ये तो मोस्ट प्रोबेबली सही ही बोला था ना, क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली तो ग्रो कर रहा है, लेकिन उसको एलाइज चाहिए जो यूएसए के पास है, लेकिन चाइना के पास उतने नहीं है। इंडिया सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये अगर एलाई बन गया चाइना को तो चाइना को बहुत फायदा होगा। तो ये रीज़न हो सकता है चाइना के इंडिया पर अटैक करने। यूएसए चाइना में तो पहले से ही इतने प्रॉब्लम्स हैं। मेरे को नहीं लगता चाइना को अब लैंड से उतना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी तो ग्रो हो ही रहा है ना उसमें, और रिसोर्सेज तो इस लैंड में शायद होंगे नहीं जिस लैंड के लिए वो बॉर्डर पे फाइट कर रहे हैं इंडिया में। ये तो मोस्ट प्रॉब्ली सही ही था राहुल गांधी का। अब कुछ प्रॉब्लम तो है ही, जैसे नेपोटिज्म वगैरह कांग्रेस वगैरह में, लेकिन फिर भी कम से कम ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह तो नहीं लाते हैं। कम से कम ये सब ला के डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय तो नहीं करते हैं कांग्रेस। चलो, ऐसे और वीडियोस देखने हो तो सब्सक्राइब कर दो।
लाइक कर दो वीडियो को। मैं ऐसे और वीडियोस लाते रहूँगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया या सुधीर चौधरी लोग कभी नहीं दिखाएंगे अपने चैनल पे। रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करना है इनको बस, इसीलिए, वरना कभी ना कभी तो मेंशन कर ही देते ना इतनी मेजर न्यूज़ को कि सारे पॉलिटिकल पार्टी का फंडिंग कैसे हो रहा है, लेकिन नहीं करना सुधीर चौधरी को कभी डिस्कस ये। चलो, हैव अ गुड डे।